आइए बच्चों, आज हम लोग समुच्चय सिद्धांत से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी पीछे हमने इसके टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसको भी बहुत अच्छे से रिमाइंड रखिए। और नेक्स्ट हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है सेट ऑपरेशंस, समुच्चय की संक्रियाएं। बच्चों, जैसे हमने अर्थमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक में बहुत सारी संक्रियाओं का यूज हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक में संक्रियाएं हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए प्लस क्या है, ये एक संक्रिया है। ये एडिशन एक संक्रिया है, ठीक है, जोड़ना। ठीक इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन ये भी एक संक्रिया है। मल्टीप्लाई ये भी एक संक्रिया है। मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, दो राशियों का गुणा करना, ये भी एक संक्रिया है। और डिवीजन ये भी एक संक्रिया है। ये संक्रियाएं हम लोग जो है मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में बेसिकली बहुत ही लोअर क्लास से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने इन संक्रियाओं को प्रयोग किया है अर्थमेटिक में, नंबरों के साथ ये हमने किया है, ऐसे ही हमें संक्रियाओं का प्रयोग समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी में भी हमको करना है। समुच्चय सिद्धांत के इस चैप्टर में हमने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो बताई थी, जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सिंगल सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिनकी अवयवों को हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। जिन समुच्चय के अवयवों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उनको हम अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। इसके बाद हमने सबसेट्स आपको बताया था। दो समुच्चय हैं ए और बी। ए के ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंगिंग इन बी, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट ए के अगर बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम B को अधिसमुच्चय कहते हैं, A को हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे B का। तो इस तरीके से हमने पावर सेट आपको बताया कि जितने भी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय बनते हैं उन सभी का एक कॉमन कलेक्शन जब हम एक सेट तैयार करते हैं तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इक्वल सेट भी हमने बताया था, इक्विवेलेंट सेट भी बताया था, और इस तरीके से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपको याद रखना चाहिए। आज हम आप लोगों के साथ सेट ऑपरेशंस की बात करेंगे। समुच्चय की संक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमको ये याद रखना जरूरी है। एक टर्म इसमें है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, यूनिवर्सल सेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा समुच्चय है जो जिस विशेष संदर्भ में परिभाषित होता है उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं या उससे रिलेटेड जितने भी सेट हैं उन सब का
सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। यानी जिस रेस्पेक्ट में हम किसी या जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जिस सेट में कंटेंट होते हैं, जिस सेट में कंसिस्ट होते हैं, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें या प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो उसमें सेट प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स का जो ये सेट है इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंसिस्ट इन दिस सेट, कंटेंट इन दिस सेट। तो इस तरीके से हम ये यूनिवर्सल सेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इवन नंबर्स को रेफरेंस में ले लें, एक विशेष संदर्भ हम इवन नंबर्स का लें तो सेट ऑफ इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, इवन नंबर्स की बात करें तो इसमें ए सपोज कर लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जितने भी हम एक विशेष संदर्भ की, एक विशेष रेफरेंस की, पर्टिकुलर रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑल एलिमेंट्स जब एक सेट में कंटेन्ड होते हैं तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस सेट इज डिनोटेड बाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको कहीं कहीं ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं कहीं एक ऐसा साइन यूज करते हैं जिसको हम एक्जाई कहते हैं। एक्जाई साइन का भी यूज किया जाता है इसको यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी साइन का यूज आप कर सकते हैं, मोस्टली इसी साइन को ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये है यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट के बाद अब हम सेट ऑपरेशंस पर आते हैं। सेट ऑपरेशन क्या होता है? सेट ऑपरेशन में पहला जो संक्रिया है, फर्स्ट ऑपरेशन है, वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको यूनियन को क्या कहते हैं? यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक है, दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ, या इसको सम्मिलन भी कहते हैं, सम्मिलन। ठीक है, देखिए आप जो ये हेडिंग है यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है यूनाइट करना, यूनियन का मतलब एक करना। दो अलग अलग हिस्से हैं, दो सेट हैं, उन दोनों सेट से एक सेट का फॉर्म करना, एक सेट को जो है प्राप्त करना, ये सम्मिलन या फिर यूनियन कहलाता है। जैसे हम अर्थमेटिक में ऐड करते हैं, दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वहां पे थर्ड क्वांटिटी यूनिक प्राप्त होती है। ठीक ऐसे ही दो सेट का यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं तो ये यूनियन कहलाता है। और ये कैसा यूनियन? यूनियन का मतलब है कि दो सेट हैं और उन दोनों सेट में जो एलिमेंट ए में है या बी में है, उन दोनों को मिलाकर एक नया सेट बनाते हैं। जो कॉमन एलिमेंट दोनों में है उनको वो एक बार यूज करते हैं, एक बार काउंट करते हैं। और जो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कॉमन नहीं है, उनको चाहे वो ए में है और चाहे बी में है, दोनों एलिमेंट को और कॉमन एलिमेंट को सबको मिलाकर एक यूनिक सेट बनाते हैं
तो उसको हम यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। यूनियन ऑफ टू, यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा साइन यूज किया जाता है, इस साइन को, ये यू के शेप का होता है, नॉट यू बट इज शेप ऑफ यू, ये यूनियन कहलाता है। ठीक है, ये यूनियन के लिए यूज होता है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, देन यूनियन ऑफ टू सेट्स, union of two sets is a set which contains either element of A or elements of B or both, दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं, सिंबॉलिकली ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर हिंदी में कहेंगे तो और की जगह पे या आ जाएगा, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये है a इज इक्वल टू एक सेट 2 4 8 9 10 और b एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन निकालने के लिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो दोनों में कॉमन है पहले वो लिख लो, 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है ये, तो जो कॉमन है उनको पहले लिख लो, ये कॉमन एलिमेंट लिख लिए यानी बोथ। अब जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते हैं, तो यह 1, ये 3, ये 5, ये 8, ये 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 9 10। अब इसमें देखिए 2 4 आ गया, 8 9 10 आ गया। ठीक है, 1 और 4 कॉमन आ गया, सॉरी 2 और 4 कॉमन आ गया, और 1 3 5 एलिमेंट्स जो है इसमें ये आगे ऑल एलिमेंट्स कंटेन्ड होंगे। अब ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए यूनियन बी में ना हो, बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए यूनियन बी में ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम इसको सिंपली देखें तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए क्या है, ए यूनियन बी का एक सबसेट है, और बी के ऑल एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी जो है ये भी हमारा सबसेट है ए यूनियन बी का। ये प्रॉपर्टीज की बेस पर इनको हम लिख सकते हैं, एवरी सेट ए और बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ऐसा सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसको हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 2n x where n belongs to capital N। ठीक है, ये ले लिया, और b को हमने ले लिया x such that x is equal to 3n n belongs to नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, ये है हमारा सेगमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका ए इंटरसेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, इनको सूची विधि तैयार कर लेते हैं, तालिका विधि में लिख लेते हैं। तो n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो n यहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया। और b जो हमारे पास आएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा 3
एक रखेंगे तो 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गया। और जब इन दोनों का हम यूनियन निकालते हैं तो देयरफॉर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उनको भी लिख लेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो भी लिख लेंगे, जो नहीं है कॉमन तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 है, 2 3 4 5 है नहीं, 6 7 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 10 यहाँ पे है, ये 10 आ जाएगा, 11 नहीं है, 12। इस तरीके से ये सेट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 2 4 6 8 3 6 9 12 इस तरीके से 10 भी यहाँ पे है, 9 10 11 नहीं है, 12 ऐसे ये यूनियन ये प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए हमने आपको बताया कि ए के सारे एलिमेंट ले लीजिए, बी के सारे एलिमेंट ले लीजिए, दोनों में मिल रहे हैं उनको केवल एक बार नोट करिए। इस भांति हम ए यूनियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें फर्स्ट लॉ है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए विच इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गक्षम नियम। इसको पहले हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि किसी भी सेट का उसी सेट से अगर यूनियन किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। सपोज कर लीजिए कि ए हमारे पास है 1 2 3 और ए यूनियन ए अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो गया 1 2 3 यूनियन 1 2 3। इट मीन्स फाइनल रिजल्ट अराइज 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ए। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए विच इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ and this is in Hindi वर्गक्षम नियम। How do we prove it logically? लॉजिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम सपोज कर लीजिए हैं लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a। हमने क्या कर मान लिया कि x इसका एक एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन a। दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या लिख सकते हैं टू बी इम्प्लीकेशन में, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, दोनों चीजें सेम हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो अब ये x इसको भी बिलोंग कर रहा है और x इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन A इज इक्वल टू A। दिस इज प्रूव। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकंड मेथड ये हम आपको बता दें, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन A। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन A इज सबसेट ऑफ A। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और अगेन हम इसको लिख सकते हैं लेट x बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन A। दिस इंप्लाइज दैट ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इज यूनियन ऑफ A यूनियन A। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये हो जाएगा
हमने आपको सबसेट जब बताया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि अगर कोई ए सबसेट बी दिखा रहा है और इसके साथ साथ बी सबसेट ए दिखा रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए एंड हियर ए यूनियन इज द ए इज सबसेट ऑफ, सॉरी ये होगा ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम 2 स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल इंप्लाइज का यूज करते हैं और अगर हम यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 बार करने की आवश्यकता नहीं होती, सिंगल टाइम्स हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए सेकेंड इक्वेशन में आइडेंटिटी लॉ में देखते हैं। इसमें पहला लॉ क्या है, इसको प्रूव करने के लिए सेम वे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन 5। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हो गया x बिलोंग्स टू a यूनियन, सॉरी ये हो जाएगा r, x बिलोंग्स टू 5। अब देखिए x a का एलिमेंट है और x 5 का एलिमेंट है और ऑलरेडी वी हैव नो दैट 5 इज एन एम्प्टी सेट विच है नो एलिमेंट। तो जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो फाइनली यूनियन में a के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। तो ये इसका सबसेट हो गया। अब दोबारा इसको प्रूफ करें तो ए सबसेट आ भी, लेकिन हमने डबल इंप्लीकेशन लगाया है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं ए यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। यानी जैसे हमने लिखा ए यूनियन 5, ए हमारे पास सपोज कर लो 1 2 3 है और ये हमारे पास जो 5 है ये वैकेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इनको जब हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। तो a यूनियन 5 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो ये रूल हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। 5 सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है सेट का, सेट सबसे स्मॉलेस्ट सेट 5 होता है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेट किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। दूसरे में अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी लॉ हमारे पास है ए यूनियन यू फॉर यूनिवर्सल सेट, तो ये इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि इसको हम लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन यू, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u आ गया, ठीक है। अब इसको हम उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसमें सबसे बड़ा सेट क्या है, u एक लार्जेस्ट सेट है जिसमें a के ऑल एलिमेंट्स ऑलरेडी कंटेन्ड है। तो x बिलोंग्स टू u हम इसको डिनोट कर सकते हैं। हेंस ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू आ गया यूनिवर्सल सेट, प्रूव्ड हो गया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो है, 2 प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट लॉ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इसमें क्रम यानी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी दोनों का यूनियन जो भी आएगा, अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें तो इनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम सेट हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रोसेस को, इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रूफ करने के लिए इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, ये है लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b का एक अवयव है, एक एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट
x belongs to A or x belongs to B from the definition, इसको हम लिख सकते हैं from definition of union of sets। ठीक है, यूनियन की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ये सीधा सीधा निकल के आता है कि दो का एलिमेंट, दो यूनियन वाले सेट का एक एलिमेंट x है तो ये या तो फिर A का होगा या फिर B का होगा। तो इसको अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B यूनियन ऑफ A। अब इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B as well as x belongs to B union A, therefore we can write A union B is equal to B union A। This is commutative law। ये हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम लिखें एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम। यहां पे फॉर एनी ए बी सी देयर इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तीन सेट है हमारे पास और तीन सेट में पहले बी यूनियन सी निकालने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका ए के साथ रिजल्ट निकालें, यूनियन निकालें। तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो अलग रख लें। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड का यूनियन लेकर के जो रिजल्ट आता है उससे थर्ड यानी सी का रिजल्ट यूनियन करें तो जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाले रिजल्ट से सेम होगा। यानी इनमें जो क्रम है, जो कॉम्बिनेशन बी यूनियन सी पहले लेकर ए से यूनियन किया गया और यहाँ ए यूनियन बी का लेकर के फिर सी से यूनियन किया गया, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। लॉजिकली अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो लॉजिकली प्रूफ करने के लिए logically let x belongs to A union B union C। this implies that ये हो जाएगा x belongs to A or x belongs to B union C। this implies x belongs to A or x belongs to B और x belongs to C। ये क्या है? बाई डेफिनेशन। ठीक है, यूनियन की डेफिनेशन से ये निकल कर आता है। तो नाउ इसको हम अब और लिख सकते हैं ब्रैकेट चेंज करके x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C। इसको अलग कर दिया हमने, C को अलग कर दिया, A और B को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये बन जाएगा हमारा A यूनियन B है और x बिलोंग्स टू C। अब देखिए A का एलिमेंट x था और B का भी एलिमेंट x था, तो दोनों का यूनियन में भी ये एलिमेंट कंटेन करेगा और x C में लाई कर रहा है और x A यूनियन B में लाई कर रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा उसमें भी x एग्जिस्ट होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड यूनियन C। देयरफॉर दोनों की प्रॉपर्टी को लेकर पहला और ये लास्ट को ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यानी ब्रैकेट चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बेस पर हम इसका
कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के कर लें तो इजीली आ जाएगा समझ में और क्लियर हो जाएगा। और इनको हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए हमारे पास है 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 और सी हमारे पास तीसरा सेट है 5 6 7। ठीक है, अब इसमें ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकाल लें। 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4, तो दोनों का यूनियन जो दोनों में कॉमन है, कॉमन 2 3 4 है, 2 3 4 है और 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 1 ले लिया, फिर जो कॉमन है उसको ले लिया और 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है तो इसको भी ले लिया। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। अगर इसी चीज को बी यूनियन ए हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? बी से ए का यूनियन करेंगे 1 2 3 4 यूनियन 2 3 4 5, तो ये भी हमारा 1 2 3 4 5 आएगा और दोनों रिजल्ट सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये वेरीफाई हो गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का वेरिफिकेशन यहां से हमको मिल गया। अब एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी का यूनियन ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बी यूनियन सी। और ए के साथ इसका यूनियन करते हैं तो ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास है 2 3 4 और 5, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो फाइनली आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यही आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब आरएचएस हमारे पास क्या है? आरएचएस हमारा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने यहां निकाला हुआ है, ए यूनियन बी हमारा है 1 2 3 4 5 और सी हमारे पास है 5 6 7 और फाइनली इसको निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा? दोनों का यूनियन देखिए 1 2 3 4 और 5 दोनों में कॉमन है तो 1 2 3 4 5 और 6 7 इसमें एक्स्ट्रा है तो ये 6 7 भी ले लिया। अब इस वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 और इस वैल्यू को देखें, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ। इससे हमारा एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो अब इसके बाद हम दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि ये तो हमने जो यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी निकाला हमने, सॉरी यूनियन के जो रूल्स पढ़े, ये हमने 2 सेट के लिए पढ़े या फिर यहाँ पे हमने 3 सेट के लिए पढ़ा। तो इसको हम मेनी सेट्स के लिए यूनियन हम यूज कर सकते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूनियन। यूनियन का जनरलाइज्ड फॉर्म जो आएगा वो होगा, सपोज कर लीजिए A1 A2 A3, इस तरीके से हमारे पास मेनी सेट्स हैं। सपोज कर लीजिए n सेट्स हैं, तो इन सेट्स का भी यूनियन निकाला जा सकता है और इसको कंबाइंड रूप से हम लिखते हैं I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, A I फॉर एट लीस्ट 1i। ठीक है, एटलीस्ट 1i के लिए ये हमारा सिंबल जो यूज हो रहा है, u i इज इक्वल टू 1 to n ai
This implies that A1 union A2 union A3 and so on up to union AN. Finally total ये सिंबल हमारा यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसको हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, सर्वनिष्ठ, ये इंटरसेक्शन की जो हिंदी है वो सर्वनिष्ठ है, यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ये यूनियन हमने बताया था यू से डिनोट किया जाता है यूनियन को, और ठीक इसी साइन को उलट दिया जाए तो ये कहलाता है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ कहलाएगा इंटरसेक्शन। ये कप के शेप का है और ये कैप के शेप का है, इसलिए इसको कैप भी कभी कभी कहते हैं। ये कैप के शेप का है और ये कप के शेप का है, तो कप फॉर यूनियन एंड कैप फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए दो सेट अगर हमारे पास है, इनका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों सेट में जो अवयव उभयनिष्ठ हैं, जो कॉमन एलिमेंट हैं, वो सेट कहलाएगा। यानी ए सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two sets is a set which have common element of A and B, which contained the elements which are in A and in B। वहां पर ध्यान दीजिए, x belongs to A, R x belongs to, यहाँ R था और यहाँ end हो गया। R माने या तो इसमें या तो उसमें, और यहाँ end है, end का तात्पर्य दोनों में है। ठीक है, ऐसा नहीं एक में है दूसरे में नहीं है, तो गलत हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर एनी टू सेट्स A and B, A, this symbol is called A intersection B, and this is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B। जो A में है और B में है, x lies in A as well as in B, then we say that this is A intersection B। This set is intersection of A and B। तो इसको सपोज कर लीजिए कि A हमारे पास है 2 3 5 6 से 7, B हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, और या 5 इसको लिख लें 3 5, और इन दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन है। कॉमन कौन सा है, देखिए 3 और 5 यहाँ पे है, 3 और 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हमारा कॉमन एलिमेंट क्या आ गया 2 3 5। इस तरीके से इंटरसेक्शन किसी दो सेट का फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का ये लॉजिकल फॉर्म है। ठीक है, और इस तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए हमारे पास है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जो हमने बताया था n बिलोंग टू n, और n के साथ साथ इसको हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन 5, और b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो इट मीन्स इसमें ये है सेट बिल्डर फॉर्म दोनों का। ठीक है,
इन दोनों को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे रख दें 1 2 3 4, तो 1 रखने पर 2 आएगा, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6 और 4 रखने पर 8 और 5 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, 5 से वैल्यू छोटी 1 2 3 4, तो ये हो गया। और इसका रोस्टर फॉर्म क्या निकलेगा, ये 5 तक है तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बाकी कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे 3 6 9 है, यहाँ 2 4 6 8 है, 6 दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। और इसी तरीके से हम इनके कंफर्म है ना, कॉन्सेप्ट बीइंग क्लियर। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टीज इसकी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी गुण होते हैं, ठीक है। और इसमें पहली प्रॉपर्टी हमने जैसे उसमें बताया था यूनियन के लिए, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये इंटरसेक्शन लॉ है। इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम प्रूफ करना चाहें तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। ये कहां से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है उससे हम ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, दोनों को अलग अलग हम बिलोंगिंग दिखाएंगे और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a के बाद इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ के बाद दूसरा हम इसमें आइडेंटिटी लॉ शो कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या बता रहा है, आइडेंटिटी लॉ में फर्स्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी किसी सेट को एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन किया जाएगा तो एम्प्टी आएगा, क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता और ए में कुछ एलिमेंट होते हैं, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नल ऑफ एलिमेंट वाला सेट मिलेगा जो कि एम्प्टी सेट कहलाता है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल और ए में यू एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए का जितना भी एलिमेंट है वो यू में भी है, इसलिए जो कॉमन एलिमेंट हुआ वो ए के बराबर हुआ। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए जैसे हमने आपको बताया था x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू फाई, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू फाई, फाई हो गया क्योंकि उसमें कॉमन एरिया है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ये एक रूल तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो है हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए बी को प्रूव करने के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्यू, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू u। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में
ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मिल रहे हो तो वो केवल ए के एलिमेंट हैं, इसलिए ये ए लिखा जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को हम ए लिखेंगे। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं। थर्ड रूल है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए लेट A and B are two sets, then A intersection B is equal to B intersection A। इसी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ऑर्डर चेंज करने से जैसे यूनियन पे कोई चेंज नहीं आता, ऐसे इंटरसेक्शन पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेट X belongs to A intersection B, this implies that X belongs to A and X belongs to B। X A का एलिमेंट है और X B का एलिमेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं X belongs to B and X belongs to A। B को इधर और A को इधर कर देने से कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। X A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, X B इंटरसेक्शन A का एलिमेंट है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको दूसरा पार्ट भी दिखा सकते हैं। We have now so that B intersection A is subset of A intersection B। सेकेंड हो गया, तो from first and second हम इसको लिख सकते हैं A intersection B is equal to B intersection A। ये कॉम्यूटेटिव लॉ का प्रूफिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं। फोर्थ रूल जो है, फोर्थ देखिए एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को हमने पिछली बार बताया था कि एक साहचर्य नियम कहलाता है। साहचर्य नियम, और इस नियम को 3 सेट के लिए लागू करते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, there exists A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। ये रूल एसोसिएटिव है, और इस एसोसिएटिव रूल्स को भी सेम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये हमारा लेट X belongs to A intersection B intersection C, this implies that X belongs to A and X belongs to B intersection C हो गया। अब इसको बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे इसके लिए भी। X belongs to A and X belongs to B intersection X belongs to C। अब यहाँ पे ब्रैकेट एक्सचेंज कर दीजिए। X belongs to A and X belongs to B, ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया, एंड X belongs to C बन गया। और अब बाय डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं X belongs to A intersection B and X belongs to C। अब देखिए यहाँ पे x a का एलिमेंट था, यहाँ x b का एलिमेंट था, तो x किसका एलिमेंट बन गया? a इंटरसेक्शन b का। अब उसी तरीके से a x इसका इंटरसेक्शन का एलिमेंट है और c का भी एलिमेंट है, तो अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें भी ये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू
A union B, sorry, A intersection B intersection C, hence इसको A intersection B A intersection B intersection C A intersection B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम से कहते हैं। A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, means intersection is distributed over union, union पर intersection distributed हो रहा है, यानी A intersection B और A intersection C में ये distribute हो गया। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको लॉजिकली प्रूफ करने के लिए लेट X belongs to A intersection B union C, this implies that X belongs to A and X belongs to B union C। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंगली एंड के अनुसार ये A का भी एलिमेंट होगा और B यूनियन C का भी एलिमेंट होगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं X belongs to A and X belongs to B or X belongs to C। ये R किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूनियन लग गया। ठीक है, अब इसको अगेन हम लिख सकते हैं X belongs to A and X belongs to B R, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। X belongs to A and X belongs to C बन गया। अब ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? ये बन गया हमारा X belongs to A intersection B और X belongs to A intersection C। फिर X belongs to, इसको हम लिख सकते हैं A intersection B, R को हम यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे और ये बन गया हमारा A intersection C। Therefore, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सेकंड लॉ भी इसका है। सेकंड लॉ ये डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये रूल जो है ये क्या बता रहा है? यहाँ पे था इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, यहाँ पे यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, जस्ट अपोजिट, एंड प्रूफ इज सिमिलरली सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको अगर हम और देखना चाहें इंटरसेक्शन में, ये भी ध्यान रखना है कि इफ सपोज कर लो A इज सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो गया? A अगर B का सबसेट है तो A के ऑल एलिमेंट B में होंगे तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू A हो जाएगा। ये भी इसका एक रूल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और फॉर जनरलाइजेशन अगर हम बात करें, जनरलाइजेशन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में फॉर मेनी सेट्स, हमने अभी क्या निकाला? 2 सेट का निकाला। ठीक है, 3 सेट का निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन, 4 सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, मेनी सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जितने भी सेट हैं सब का इंटरसेक्शन निकालने पर
एक ऐसा सेट बनेगा जिसके सारे एलिमेंट सारे सेट्स में मौजूद होने चाहिए। मीन्स all the set which are common in all the set, all the element which are common in all the sets, they form a set. That set is known as intersection of given all sets. तो जनरलाइजेशन के लिए सपोज कर लीजिए लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN n सेट्स हैं, ठीक है, n सेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू क्या होगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू AI, ठीक है। सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n AI का मतलब क्या हो गया? X such that X belongs to I for every I, हर एक के लिए ये एलिमेंट लाई करना चाहिए। ये जनरलाइजेशन हो गया। अब इसके बेस पर कोई चीज अगर हमें प्रूफ करनी है तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, सेट्स का एग्जाम्पल्स ले करके। सपोज कर लो कि A हमारे पास है 1 2 3, B इज इक्वल टू है 3 5 6 और C इज इक्वल टू है 5 6 7 है, और A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन देखिए क्या है? दोनों में कॉमन केवल 3 है, ठीक है। और B इंटरसेक्शन A लिया जाए तो क्या हो गया? दोनों में कॉमन केवल 3 है, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ हैज प्रूव्ड इन दिस वे। और इसी चीज को अगर हम एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना चाहते हैं तो B इंटरसेक्शन C पहले निकालेंगे, तो A हमारे पास है 1 2 3 है, और इंटरसेक्शन B और C में कॉमन क्या है? 5 और 6 कॉमन है, तो ये 5 और 6 हो गया। अब देखिए 5 और 6 में दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं कॉमन है, यानी ये एम्प्टी सेट बन रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है? A इंटरसेक्शन B में 3 कॉमन है जो हम पहले लिख चुके हैं, और इसमें है 5 6 7। अब देखिए इसमें 3 है और इसमें 5 6 7 है। अब इन दोनों में है कोई चीज कॉमन? कुछ नहीं कॉमन है, तो ये 5 हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इससे हम एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं बहुत इजीली। ये दो चीजें हमने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट कुछ और ऑपरेशंस बचे हैं, उसको भी हम देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी एक संक्रिया है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस आप जानते हैं जैसे घटाना, ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है। A और B दो सेट हैं हमारे पास, तो A माइनस B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को, और इसको हम लिखते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। यानी एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिसमें A के एलिमेंट तो हैं लेकिन B के एलिमेंट नहीं है। A के एलिमेंट हैं लेकिन B के एलिमेंट नहीं हैं,
तो ऐसे कंडीशन में हम उसको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 2 3 6 7, ठीक है। अब इसमें a माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जो एलिमेंट a में है लेकिन b में नहीं है, a में है b में नहीं है, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, 1 a में है b में नहीं है, 2 3 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, ठीक है, 5 इसमें नहीं है, तो 1 4 5 ये हो गया 1 4 5 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये डिफरेंस हो गया। अगर इसी चीज को हम b माइनस ए लिखते हैं तो b माइनस ए क्या लिखेंगे, b माइनस ए हमारा हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। तो अब इसमें देखिए जो b में है a में नहीं है, वो कौन से हैं, 6 और 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है लेकिन b में हैं। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये हम इससे देख लिया, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अच्छा, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। और b एक सेट ले लेते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 8। इन लेटर्स के अनुसार इनका सेट, पहले हम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं रोस्टर फॉर्म में रख करके, 3 से लेकर के 6 तक के हो, 3 4 5 6 इसमें हो गए, और ये क्या है 8 से छोटे यानी 7 तक, तो 2 हो गया, और 2 to 4 हो गया, और 3 to 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 5 to 10 हो गया, 6 to 12 हो गया, और 7 to 14 हो गया, ये बन गया। अब a माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है, तो कौन से हैं, 3 और 5, केवल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें मौजूद हैं और b में नहीं है। अगर इसी में हम b माइनस ए दिखाना चाहें तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए हमारा हो गया जो इसमें है, यानी इसमें जो है आपका 4 है और 6 है, केवल 2 एलिमेंट हटा दीजिए, 2 8 10 12 एंड 14, ये b माइनस ए हो गया। बात समझ में आ रही ना, जो एलिमेंट a में है b में नहीं है उनको हम रखेंगे तो a माइनस बी आएगा, जो एलिमेंट b में है लेकिन a में नहीं है तो उनसे हमारा सेट b माइनस ए बनेगा। ये हो गया डिफरेंस। और डिफरेंस के बाद अब हम इसमें एक और सेट की बात करते हैं, दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इसको हम लिखते हैं असंयुक्त समुच्चय। अच्छा, डिसजॉइंट नाम से इसका क्लियर, असंयुक्त यानी जो दोनों पे युक्त ना हो, दोनों में जुड़ाव ना हो कोई, तो ऐसे इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो फॉर टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A इंटरसेक्शन 5, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 बन रहा है, इफ दिस इज इक्वल टू 5 then A and B are called disjoint set, ठीक है। ये क्या कहलाया, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। A इज इक्वल टू है 2 4 6 8 और B इज इक्वल टू है 1 3 5, तो
तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, इसमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है, इट मीन्स क्या हो गया फाई, तो ए एंड बी आर क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गया, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। तो बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास क्या हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया और डिसजॉइंट हो गया, जो भी इंटरसेक्शन में ही आता है। अब एक सेट और हम डिफरेंस में बात करते हैं, जो डिसजॉइंट सेट के बाद नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम पूरक समुच्चय कहते हैं, पूरक समुच्चय हिंदी में कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट, सपोज कर लीजिए कि लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड A is a सबसेट ऑफ U। U एक सेट है, ठीक है, और U एक यूनिवर्सल सेट है और A एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट U में हैं, अर्थात सबसेट है U का। तो A डैश R A पावर में C लगा देते हैं या A के पावर में डैश लगा देते हैं, तो ये सिंबल डिनोट करता है A डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया हमारे पास A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, यानी U का A से डिफरेंस लिया जाए तो जो बचेगा वो कहलाएगा A का कॉम्प्लीमेंट, यानी x such that x belongs to A and x not belongs to A, sorry, x belongs to U and x not belongs to A। जो U में है लेकिन A में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट बनता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, यानी A का पूरक समुच्चय कहलाता है। सपोज कर लीजिए कि U हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 से लेकर के और हमारे पास 10 तक नंबर्स हैं, और A एक सेट है जिसमें लिखा गया है 2 3 5 7। तो A डैश क्या होगा, A डैश का मतलब A के एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट U में शेष हैं, रिमेनिंग हैं, उनको हम लिखेंगे। तो ये 1 है, 2 3 छोड़ दीजिए, 4 है, 5 छोड़ दीजिए, 6 है, 7 छोड़ दीजिए, 8 है, 9 है और 10 है। A डैश का मतलब ऑल द एलिमेंट्स A set contains which are in set A but not in B। A में है नहीं है, और A U में है, उनको हमें लेना है। तो 2 3 5 7 इसमें हमने छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। सपोज कर लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल, U हमारे पास है 2 4 6 8 10 और A हमारे पास है 2 और 6। तो A डैश क्या हो गया, A डैश जो हमारा है या फिर A पावर C जो हमारा है उसको हम लिखें 2 और 6 को छोड़ दीजिए, 4 8 और 10। ये एलिमेंट हमारे जो नया सेट फॉर्म हुआ वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A कहलाएगा। इस तरीके से किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो A डैश बनता है
और ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए, ठीक है। यू डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 5, यू डैश मतलब यू माइनस ए यानी यू माइनस यू, ठीक है। यू माइनस यू तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 5 आ जाएगा। और 5 डैश अगर हम कर देते हैं तो क्या बचेगा, तो यू आ जाएगा, टोटल यूनिवर्सल सेट आ जाएगा हमारे पास। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू ए यानी इटसेल्फ। और इंटरसेक्शन में एक और चीज हमने आपको बताना छोड़ दिया है, देख लीजिए। अगर x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b है तो उसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू a और x इज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी ना तो वो a में है और ना b में है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या लिखते हैं, मतलब या तो ए में नहीं है और या तो बी में नहीं है, किसी एक से गायब है तो उसको हम नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का डैश, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिक रूल्स हो गए, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। एक और चीज, एक और ऑपरेशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सपोज कर लीजिए कि ए और बी दो सेट है हमारे पास, फॉर ए एंड बी टू सेट्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको कहीं कहीं ट्रायंगल बना के डिनोट करते हैं और समवेयर ए और एक सर्किल बना के उसके अंदर प्लस बना देते हैं तो इससे भी डिनोट करते हैं, यानी इट मीन्स और दिस मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसको लिखते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इक्वल टू हमारे पास है 6, 8, 9, 10, बी इक्वल टू है 5, 6, 7, 9 और ए माइनस बी देखते हैं क्या आएगा। ए माइनस बी होगा, ए में जो एलिमेंट हैं बी में नहीं है वो कौन से हैं, 6 और 9 दोनों में है तो 8 और 10 बच रहा है, ठीक है। और b माइनस ए, b और a का डिफरेंस क्या है जो दोनों में है, b में है a में नहीं है, तो 6 और 9 छोड़ दीजिए, 5 और 7 इसमें नहीं है तो 5 और 7 हो गया। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या हो गया, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए
यानी इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी 8, 10 है, यूनियन 5, 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5, 7, 8 एंड 10। ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो बेसिक ये सारे रूल्स हमने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया था, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि a डैश का भी डैश करते हैं तो a प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? लेट x बिलोंग्स टू a डैश का डैश, इसका मतलब क्या हुआ x नॉट बिलोंग्स टू a डैश, और x a डैश के डैश में नहीं है, a डैश के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि x एक डैश के कॉम्प्लीमेंट में है तो a डैश में नहीं होगा, और a डैश में नहीं है इट मीन्स क्या होगा a में होगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डैश का कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली a सबसेट ऑफ a डैश का डैश सेकंड हो गया। Therefore, from first and second we get, हम इसको लिख सकते हैं a डैश डैश इक्वल टू a। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट की पहली थ्योरम। दूसरी हो गई, हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, a यूनियन a डैश, दोनों का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड a बोथ, दोनों का यूनियन करेंगे तो a तो a है ही है, a डैश क्या है जो a में नहीं है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। और तीसरा है a इंटरसेक्शन a डैश, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो गया 5 हो गया। और फोर्थ जो हमने आपको बताया ये q डैश 5 हो जाएगा, और 5 डैश क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, 5 डैश q हो जाएगा। ये हमारे एलिमेंट्स के। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक नया टॉपिक, वेन डायग्राम क्या होता है, इस पर हम बात। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम जैसे हम सेट के स्टेटमेंट्स को, सेट के फैक्ट्स को सिंबल्स के माध्यम से स्टडी करते हैं, सिंबल्स के माध्यम से उनको जानते हैं, उनके ऑपरेशंस जो भी हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस है, इन सब को हम सिंबल्स के थ्रू समझे कि किस तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं और इनका मतलब क्या होता है। बट हम इन्हीं ऑपरेशंस को डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से बहुत इजीली ये समझ में आ जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये दिया गया है किसके द्वारा, ये स्विस मैथमेटिशियन हैं यूलर ने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, कॉन्सेप्ट को हमको इंट्रोड्यूस कराया, और इसके बाद जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन बेन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो इस प्रकार जो डायग्राम से हम किसी सेट के फैक्ट्स को, किसी सेट के ऑपरेशंस को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं,
व्यक्त करते हैं। इन डायग्राम्स को बेसिकली यूलर वेन डायग्राम कहते हैं, बट जनरली इसको हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। रेक्टेंगल के थ्रू हम किसी यूनिवर्सल सेट को दर्शाते हैं और इसके कॉर्नर पे यू लिख देते हैं। तो यू लिख देने से क्या पता चल गया? यू लिख देने से पता चल गया कि ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कोई इसका कोई यू का सबसेट है ए इज सबसेट ऑफ यू अगर बताया जा रहा है तो इसको हम सर्किल से डिनोट करते हैं और जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम डॉट से या नंबर्स को लिख करके हम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? सेट ए हो गया। ए में क्या है हमारे पास? 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 यानी 1 2 और 3 एलिमेंट्स ये सेट ए में है और ये पूरा हमारा यू जो है वो 1 2 3 4 से लेकर के अप टू 10 तक के एलिमेंट्स को रखता है। तो यूनिवर्सल सेट में ए इंक्लूड है, इसलिए ए जो है, अब इसमें जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, बी एक सेट दूसरा ले लीजिए, बी हमारे पास 2 3 और 5 ये हैं। तो ऐसे केस में अब इनको हम ऑपरेशंस के थ्रू दिखाते हैं। पहला क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी हमारा क्या है? x such that x belongs to a or x belongs to b, ये बताया गया यूनियन। तो यूनियन में हमने क्या ले लिया? a सेट ले लिया और दूसरा ये b सेट ले लिया, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3 कॉमन है, तो ये कॉमन ये पार्ट क्या हो गया? ओवरलैपिंग पार्ट हो गया। तो जो ओवरलैपिंग है उसको ले लिया हमने 2 3 ओवरलैपिंग, 1 इधर आ रहा है तो 1 को हमने क्या किया? इधर ये सेट कर दिया, ठीक है। और B में हमारा 2 3 आ गया, 5 बच रहा है, 5 इधर हो गया, तो ये क्या कर दिया हमने? इस पूरे को शेड कर दिया। तो जो शेडेड पार्ट है ये क्या बता रहा है? शेडेड पार्ट ये है A यूनियन B दर्शा रहा है, ठीक है। A यूनियन B रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी में अगर हमें इंटरसेक्शन दिखाना है तब क्या करेंगे? तो इंटरसेक्शन के लिए ये U हो गया, ये हमारा A है, ये B है, A एंड B सेट है। 2 और 3 दोनों में कॉमन है, A इंटरसेक्शन B, तो कॉमन ये 2 3 इसमें आएगा। जो ओवरलैपिंग पार्ट हमारा है यही केवल शेडेड पार्ट A इंटरसेक्शन B को शो कर रहा है। शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन B होता क्या है? लॉजिकली आपको बताया गया था x such that x belongs to A and x belongs to B, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इंटरसेक्शन को दिखा सकते हैं, यूनियन को दिखा सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास डिफरेंस अगर दिखाना है तो डिफरेंस को वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? ये सेट A है, ये B है, तो A माइनस B कहाँ से कैसे दिखा सकते हैं इसको? यहाँ पे ये यूनिवर्सल को शो कर रहा है, तो A माइनस B का मतलब जो A में है B में नहीं है, यानी B का ओवरलैपिंग पार्ट सहित पूरा हम हटा देते हैं। तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट दिख रहा है ये A माइनस B दिखा रहा है। ये शेडेड पार्ट बता रहा है कि ये शेडेड पार्ट A माइनस B, छायांकित भाग इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया A माइनस B, और A माइनस B होता क्या है? ये हमको लॉजिकली पता है, x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, तो इसको A माइनस B से डिनोट करते हैं। तीसरी ऑपरेशन ये हो गई। चौथा ऑपरेशन हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये क्या होता है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर ए डैश की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश, तो ए डैश के लिए हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें हमने ए ले लिया, ये ए है, ए के सारे एलिमेंट इनसाइड द सर्किल रिप्रेजेंट करेंगे हैं, और ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है यू में है, ठीक है। ए डैश का मतलब हमने बताया था यू माइनस ए, तो u माइनस ए का मतलब हो गया a को छोड़ करके बाकी पार्ट हम शेडेड कर देते हैं, तो ये शेडेड पार्ट क्या हो गया, ये a डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ठीक इसी तरीके से हम डिसजॉइंट सेट भी दिखा सकते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट बताता है कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन। तो नो कॉमन का मतलब हो गया ये एम्प्टी सेट है, कोई भी कॉमन नहीं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, नन ऑफ कॉमन, कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे हम बहुत सारे चीजों को दिखा सकते हैं, और इंटरसेक्शन हमने दिखा दिया, यूनियन हमने दिखा दिया, A का कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया, और इसके बाद अगर हम बात करें तीन सेट अगर हमारे पास हैं A, B, C, तीन सेट को डायग्राम के थ्रू अगर हमें दिखाना है, सपोज कर लो ये है, ये B है और ये C है, A, B और C और ये U है। होल सेट इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अगर तीनों में क्या कॉमन है तो वो कॉमन, तीन का कॉमन जब भी निकालना होता है तो हम या तो पहले इसको दो का निकालते हैं, फिर C से इंटरसेक्शन करते हैं, और या फिर पहले BC निकालते हैं फिर A से इंटरसेक्शन करते हैं। तो फाइनली तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन है, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट तीनों का है, इसको हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से डिनोट करेंगे। और अगर हम इनके यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, A, B और C। तो यूनियन का मतलब ये हो गया, ये सारे के सारे A का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, B, C का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सारे एलिमेंट इसमें आ गए। तो ये A यूनियन B यूनियन C कह लीजिए, या फिर A यूनियन B यूनियन C कह लीजिए। तीनों के तीनों सेट के ऑल एलिमेंट्स ये इस शेडेड डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट दिखाना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, A B C, A B C। इसका जो इन तीनों के अलावा जो पार्ट हमारे पास बच रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस तीनों के सेट का, ठीक है। ये हो गया A, B और ये C, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, इसको डिनोट करेगा।
तो इस तरीके से वेन डायग्राम एक ऐसा सिस्टम वेन के द्वारा डेवलप हुआ जिससे हम सेट ऑपरेशंस को या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, इनके क्वेश्चंस को बहुत ही क्लियरली कम टाइम में टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड इसके ऑपरेशंस और वेन डायग्राम को इलस्ट्रेट किया है। इसके बाद फिर शीघ्र ही आपके पास नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक्स और आप ये लेकर के आएंगे।